आइए दोस्तों, आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये है घरेलू विद्युत परिपथ, यानी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। घरेलू विद्युत परिपथ कैसे बना होता है, इसमें क्या क्या चीजें मेन है। फ्यूज और अर्थिंग बहुत ही सुरक्षा उपकरण है। ये दोनों ही सुरक्षा के लिए है। एक अर्थिंग जो है मनुष्य की सुरक्षा के लिए किया जाता है, मनुष्यों की सुरक्षा के लिए, और फ्यूज जो है उपकरणों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही सुरक्षा के काम आते हैं, दोनों ही सुरक्षा उपकरण जो कि घरेलू विद्युत परिपथ में लगे होते हैं। और घरेलू विद्युत परिपथ कैसा होता है इसके बारे में आइए हम कुछ चीजें समझते हैं। देखिए, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके पार्ट 1 का वीडियो आप पीछे जाके दूसरे वीडियो पार्ट 1 आप देख सकते हैं। उसमें इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट 90% तो उसी में है, 10% यहाँ पर थोड़ा सा है। आइए, घरेलू विद्युत परिपथ में आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ये डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना रहेगा क्या, खंभे से, विद्युत खंभे से दो तार आते हैं जिन्हें हम मुख्य तार मेंस कहते हैं, मेंस वायर, जिसमें एक जीवित तार होता है, एक उदासीन तार होता है। जीवित तार का मतलब लाइव वायर, उदासीन तार का मतलब न्यूट्रल वायर। जो जीवित तार होता है हाई वोल्टेज पर होता है, 220 वोल्ट पे अपने कंट्री में। जो उदासीन तार होता है लो वोल्टेज पे होता है, 0 वोल्टेज, 0 वोल्ट। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जो जीवित तार होता है इसमें तांबे के तार ही इस्तेमाल होते हैं, उस पर किस कलर की विद्युत रोधी आवरण होता है या कोटिंग होता है, किस चीज, किस कलर का, तो रेड कलर का। उदासीन तार न्यूट्रल वायर पे किस कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। ठीक, मुख्य तार दो ये ऐसे जाएंगे आपके घर के मीटर में। एक और तार होता है अर्थिंग तार। वो कैसे बनाया जाता है, घर के अंदर एक गहरा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें नमक और कोयले का चूर्ण मिला के डाल दिया जाता है और तांबे की एक मोटी रॉड लटका दी जाती है। वहां से एक तार ले जाया जाता है। ये इस पे किस कलर की कोटिंग, इस तार में किस कलर की कोटिंग, इस तार में कैसे रंग के तार का इस्तेमाल किया जाता है, किस रंग की कोटिंग का, ग्रीन कलर के। इसे हम अर्थिंग कहते हैं, भू संपर्कण यानी ग्राउंडिंग। अब ये 3 तार जा रहे हैं, 3 तार में से तो 2 तार मीटर में जाएंगे। मीटर क्या करता है, विद्युत को मेजर करेगा, शक्ति को, कितना जूल आपने व्यय किया है ऊर्जा अपने उपकरणों में, किलोवाट घंटा में, यूनिट में ये बताएगा। उसी के हिसाब से आप सरकार को पैसा पे करते हैं या कंपनी को पैसा पे करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक फ्यूज तार जो है लाइव वायर में ही लगा दिया जाता है, तब उसका कनेक्शन मीटर से किया जाता है। ठीक, ये फ्यूज तार लाइव वायर में ही हमेशा लगाया जाता है, न्यूट्रल तार में नहीं, न्यूट्रल वायर में नहीं। अभी बताएंगे क्यों। अब ये मीटर में जाने के बाद मीटर से किसमें कनेक्ट होता है, वितरण बॉक्स में, बोर्ड में, आपके घर के बोर्ड से ये वायर 2 निकलेंगे, इनसे सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। सारे डिवाइसेस, जैसे उदाहरण के लिए पहला डिवाइस हमें मान लीजिए बल्ब जलाना है, तो ये हो गया आपका, आगे ऐसे ये जाएगा और यहां पर भी एक फ्यूज लगता है, ध्यान रखिएगा, एक फ्यूज यहां पर भी है। आप फ्यूज यहां भी लगा सकते हैं। अब ये रहा यहां आपका फ्यूज, हमेशा लाइव वायर में ही लगता है। अब ये बल्ब हो गया। अब बल्ब का दूसरा सिरा किससे कनेक्ट रहेगा, वो आपके न्यूट्रल वायर से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर आप ऐसे बनाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हो गया न्यूट्रल वायर। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हो गया, ये बल्ब हो गया। अब एक डिवाइस और ले लेते हैं ज्यादा समझने के लिए, एक डिवाइस और ले लेते हैं यहां पर इस तरह। अच्छा हाँ, ये सारे डिवाइस किस क्रम में लगते हैं घर में, समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक डिवाइस यहां पर आपका मान लीजिए ऐसे है, ये आपका कनेक्शन हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये और आपका ये न्यूट्रल वायर हो गया। यहां पर हम रेफ्रिजरेटर कनेक्ट करेंगे। कभी कभी ध्यान दीजिएगा, बल्ब जहां से कनेक्शन करते हैं वहां 2 ही पॉइंट बोर्ड से निकालते हैं, 2 तार। लेकिन रेफ्रिजरेटर या जो
हैवी डिवाइसेस है जैसे गीजर है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, उनके लिए हम 3 तारों का इस्तेमाल करते हैं। 2 तो बोर्ड से आएंगे, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर। एक वायर और कनेक्ट रहता है सॉकेट से, और वो है ये वाला, जो कि आपके इस वायर से जो ग्राउंडिंग किया हुआ है, इसका कनेक्शन यहां पर किया रहता है, यहां पर, ठीक है, यहां पर किया रहता है तीसरे वाले पॉइंट में। अब ये 3 पॉइंट है, इनसे हम रेफ्रिजरेटर कनेक्ट करेंगे। रेफ्रिजरेटर मैं अलग से बना दे रहा हूं, यहां नीचे बना दे रहा हूं। ये रहा रेफ्रिजरेटर मान लीजिए, या एसी ही मान लीजिए, ठीक। एसी में ये पॉइंट ले लीजिए, एक ये पॉइंट हो गया, एसी में एक ये पॉइंट हो गया ब्लैक न्यूट्रल के लिए, एसी में एक ये हो गया लाइव वायर के लिए। एसी में कभी भी देखिएगा 3 तार निकलते हैं एसी में से, तो एक हो गया न्यूट्रल के लिए, एक हो गया लाइव के लिए, एक अर्थिंग के लिए। यहां से एक तार निकलेगा। अर्थिंग कहां से कनेक्ट रहता है? बॉडी से। याद रखिएगा, जो भी धातु आवरण वाले उपकरण है उनके बॉडी से एक तार जरूर निकाला जाता है। ये वाला तार यहां से निकलेगा, ये वाला तार यहां से निकलेगा, 3 तार निकलेगा। एक तार यहां से निकलेगा जो जाके यहां से कनेक्ट हो जाएगा अर्थिंग वाले से। जब ये 3 तार जाएंगे, इसमें खोस देंगे, आप खोस देंगे कह रहे हैं, इसमें आप इंसर्ट कर देंगे, अंदर लगा देंगे, तो एक तार यहां से निकलेगा जो कि जाके यहां से कनेक्ट हो जाएगा बोर्ड के इस वाले पॉइंट से। एक तार यहां से निकलेगा लाइव वायर से कनेक्ट होने के लिए, ठीक। तो 3 तार निकल रहे हैं, ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर और ये अर्थिंग। अर्थिंग वाला तार बॉडी से कनेक्ट रहता है, याद रखिएगा। 3 तार, आप कभी भी एसी का वायर निकाली देखिए, उसमें 3 तार निकले रहते हैं, और तीनों तार को ले जाके एक प्लग में लगाते हैं, और प्लग हम यहाँ पे बोर्ड में लगा देते हैं। तो ये वाला हिस्सा जाके ये कहाँ कनेक्ट रहता है? बॉडी में, ठीक है। ये वाला लाइव वायर में अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला न्यूट्रल में कनेक्ट हो जाएगा। अब कुछ इस तरह से आपके डिवाइस हो गए। ये हो गया आपका फ्रिज या एसी हो गया मान लीजिए, ठीक। अब क्या है, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? घरेलू विद्युत परिपथ बन गया, यही है घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ में खंबे से 2 मुख्य तार आते हैं आपके, एक जीवित तार, एक उदासीन तार। जीवित तार 220 वोल्ट पे होता है, उदासीन तार निम्न वोल्टेज 0 वोल्ट पे होता है। उदासीन तार को, जीवित तार को एक फ्यूज के से संबंधित करते हुए उसे मीटर में ले जाते हैं, और उदासीन तार को भी। फिर इन दोनों तारों को वितरण बॉक्स में ले जाते हैं, बोर्ड में। फिर इन दोनों तारों के द्वारा हम घर के सारे उपकरण किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। कैसे पता? आप ध्यान से देखिए, सारे उपकरणों के, चाहे फ्रिज हो चाहे बल्ब हो, फ्रिज का एक सिरा एक जगह पर यहां पर, बल्ब का एक सिरा यहां पर, फ्रिज का और बल्ब का दूसरा सिरा यहां पर, और बल्ब का भी दूसरा सिरा यहां पर, दोनों एक ही पॉइंट है। ये फ्रिज का एक सिरा, बल्ब का एक सिरा एक ही जगह पर कनेक्ट है, दोनों का एक जगह पर। फ्रिज का दूसरा सिरा, बल्ब का दूसरा सिरा, दोनों ही एक ही जगह कनेक्ट है। तो ये दोनों किस क्रम में हुए? पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में हुए, ठीक है। अर्थिंग जो की जाती है फिर यहां तक लिखने के बाद घर के सारे उपकरण हम किस क्रम में कर देते हैं? समांतर क्रम में कर देते हैं। ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। इसके बाद अर्थिंग के बारे में आप चर्चा कीजिएगा। जो धातु आवरण वाले उपकरण होते हैं, जो धातु आवरण वाले हमारे उपकरण होते हैं, उनमें तीव्र विद्युत आघात से बचने के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। जो धातु आवरण वाले उपकरण होते हैं उनमें आप मनुष्य कोई कभी कभी क्या होता है, इसका कारण अर्थिंग क्यों करते हैं जरा ध्यान सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये लाइव वायर, एक बार मैं थोड़ा और इसे अच्छे से बना दूं तो बात समझेंगे। ये यहाँ टच नहीं हो रहा, ये ऐसे गया है, ठीक है, यानी बिना क्रॉसिंग के तार है ये, यहाँ क्रॉसिंग नहीं हो रही है, ये ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई चूहा या कोई
कोई भी चीज ऐसा हो कि कभी ये वायर गलती से कट जाए, रगड़ से कट जाए या कुछ, और ये कट के यहाँ पे जाके बॉडी में टच हो जाए, तो अगर ये बॉडी में टच हो गया, यहां पर टच हो गया बाई चांस, तो क्या होगा, इसकी बॉडी हाई वोल्टेज पे आ जाएगी। कितने वोल्ट पर आ जाएगी? 220 वोल्ट। लाइव वायर 220 वोल्ट पे है। ज्यों ही कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है, इसको जाके हाथ से छुएगा, तो अब बताइए क्या होगा? अगर अर्थिंग नहीं है तो अब बताइए, जैसे ही ये व्यक्ति इसको छुएगा, अर्थ का वोल्टेज कितना है? 0। करंट हमेशा हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज पे है, 220 पे है, छू जाने की वजह से ये 220 पे है, और ये है 0। करंट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, करंट इस डायरेक्शन में बहने लगेगी, और व्यक्ति के शरीर से जब करंट बहेगा तो व्यक्ति की डेथ होना तय है। इससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का मतलब यहां से बॉडी को इसको यहां कनेक्ट कर दिया। अब क्या फायदा होगा इसका? इसका ये फायदा होगा, जो करंट यहां इसके शरीर में अब छुएगा, तो अब सुनिए, ये पूरा बॉडी हाई वोल्टेज पे तो है ही है, क्योंकि ये यहां से कनेक्ट है, तो पूरा वोल्टेज हाई है, ये सारा हाई वोल्टेज पे। अब आदमी जब छुएगा तो करंट इस रास्ते से जाने के बजाय करंट इस रास्ते को प्रेफर करेगी। इधर से करंट बहुत कम हो जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा। करंट, सारा करंट इस रास्ते को बहेगी, इस रास्ते को, और यहां से होते हुए इधर देख रहे हैं ये 0 वोल्ट है, अर्थिंग है ना, तो ये क्या वोल्ट है? 0 वोल्ट। और ये कितना वोल्टेज पे है? हाई वोल्टेज 220। तो सारा करंट इधर से होते हुए अर्थ हो जाएगा। ठीक है, करंट, हाई करंट इसमें फ्लो होगा। इधर से क्यों नहीं जाएगा? करंट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करता है जिसका प्रतिरोध कम। व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, तो ये वाला रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, यानी आपको करंट लगेगा ही नहीं। भले आप छुओगे बट करंट नहीं लगेगा, करंट 0 हो जाएगा। करंट इधर वाले रास्ते को फॉलो करेगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है? बहुत कम। इसका प्रतिरोध निम्न होता है, प्रतिरोध निम्न है, बहुत कम है, तो इसमें से ही करंट बहेगा। इधर हाई वोल्टेज 220 से लो वोल्टेज 0 की ओर बहेगा। ग्राउंडिंग कितने वोल्ट पे होती है? याद रखिएगा, ये अर्थ का वोल्टेज कितना होता है? 0। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये हो गया अर्थिंग। अर्थिंग का इस्तेमाल कहां करते हैं? अब आपको समझ में आ गया। धातु उपकरण वाले यंत्रों में, धातु उपकरण वाले यंत्रों में तीव्र विद्युत आघात से बचने के लिए अर्थिंग की जाती है। और अर्थिंग कैसे की जाती है मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको क्लियर है, अर्थिंग के बारे में समझ में आया। अर्थिंग किस लिए की जाती है? मनुष्य के बचाव के लिए, अपने घर के सदस्यों के बचाव के लिए की जाती है। प्रेस में भी 3 तार आते हैं, बल्ब में लेकिन 3 तार का इस्तेमाल नहीं, 2 ही तार से काम चल जाता है, क्योंकि बल्ब हमारे पहुंच से बाहर है, बल्ब की बॉडी भी हम नहीं टच कर सकते। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट, चलते हैं हम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्यूज। फ्यूज का इस्तेमाल कैसे होता है और क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। फ्यूज हमने यहां भी लगाया है, फ्यूज हमने यहां भी लगाया है, फ्यूज आप यहां भी लगा सकते हैं, लाइव वायर में यहां भी। फ्यूज हमेशा लाइव वायर में लगता है। फ्यूज का इस्तेमाल क्यों होता है, आइए देखिए। फ्यूज वायर का क्या खासियत होता है? पहले फ्यूज वायर के बारे में आप पढ़ लीजिए, फ्यूज तार के बारे में क्या खासियत होती है। पहला, फ्यूज तार का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी ये बहुत ज्यादा गलनांक नहीं होता है, इसका गलनांक कम रखा जाता है ताकि गर्म हो और पिघल जाए जल्दी, तभी तो ये बचाएगा पूरे ज्यादा नुकसान होने से। दूसरा, इसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या रखा जाता है? ज्यादा। प्रतिरोध क्या रहता है? ज्यादा थोड़ा होता है, कॉपर वाले नॉर्मल कॉपर वायर से, नॉर्मल वायरिंग से ज्यादा होता है इसका प्रतिरोध। प्रतिरोध ज्यादा रहता है, प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो करंट अगर नॉर्मल वायरिंग में, और नॉर्मल वायर जैसे ये है, ठीक, और ये फ्यूज नॉर्मल वायर में और इसमें, दोनों में करंट तो सेम जा रहा है। करंट अगर सेम है तो प्रतिरोध अगर जिसका ज्यादा होगा, फ्यूज वायर का प्रतिरोध ज्यादा है, तो फ्यूज वायर का प्रतिरोध ज्यादा है तो उसमें हीट ज्यादा पैदा होगी, उष्मा ज्यादा पैदा होगी, उष्मा ज्यादा पैदा होगी तो वो गलनांक कम है, जल्दी से गल जाएगा, और ये अगर गल जाएगा तो ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो हमारे परिपथ में बड़ा नुकसान होने से बचा लेगा। देखो होता क्या है, क्यों नुकसान होता है, ध्यान सुनिएगा।
कभी कभी हमारे परिपथ में कोई चूहा या किसी कारणवश ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो गए, मान लीजिए इसका रोधन टूट गया, विद्युत आवरण इसका और इसका खत्म हो गया और ये दोनों आपस में संपर्क हो गया। अब ये दोनों आपस में अगर संपर्क हो गया इन दोनों का, तो क्या होगा? ये है हाई वोल्टेज पे 220, ये है लो वोल्टेज पे 0 वोल्ट। करंट हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो करती है। तो करंट, अब बताइए इधर से पहले किधर जा रही थी? करंट की डायरेक्शन इधर से जा रही थी करंट, और ऐसे होते 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 ऐसे यहाँ कनेक्ट है, ऐसे होते 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 ये यहाँ से होते 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 ऐसे लौट रही थी। ये रिटर्निंग पाथ देता है। न्यूट्रल वायर जो होता है करंट को रिटर्निंग पाथ देता है। ठीक है, अब ये बताइए, पहले तो करंट बड़ा लंबा रास्ता तय कर रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ? विद्युत रोधन यहाँ टूट गया। विद्युत रोधन टूट गया तो दोनों आपस में बगल अगल तो ही रहते, एक ही में तार में दोनों साथ साथ चलते हैं एक ही में, तो ये दोनों आपस में संपर्क हो गया। बाई चांस किसी कारणवश इन दोनों का संपर्क हो गया। इन दोनों का संपर्क होने की वजह से अब करंट आगे तक नहीं जाएगा, क्योंकि इधर प्रतिरोध बहुत ज्यादा मिल रहा है। करंट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करता है जिधर प्रतिरोध कम हो, तो करंट इस रास्ते से आएगा, यहीं से ऐसे निकलना चाहेगा, शॉर्ट सर्किट छोटा पथ फॉलो करेगा। अब करंट ऐसे ही लौट जाएगा, उधर नहीं जाएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं कि हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट। लघु पथन, पथ छोटा हो गया, लघु पथ हमारा छोटा हो गया, इसे ही कहते हैं शॉर्ट सर्किट। इस केस में जब भी शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो अचानक से करंट बढ़ भी जाएगा। याद रखिएगा, करंट क्यों बढ़ जाएगा? रीजन ये है क्योंकि अब पथ का प्रतिरोध बहुत कम हो गया, अब तो इधर ही से लौटेगा, प्रतिरोध कम मिलेगा। और अगर प्रतिरोध कम हो गया, आर कम हो गया, विभवांतर तो 220 का है और प्रतिरोध कम हो गया है, तो V बराबर आई आर होता है। आर कम है तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और करंट बढ़ जाएगा, आप जानते हैं करंट बढ़ जाएगा अचानक से इन संयोजक तारों में, तो करंट बढ़ने से अचानक से हीट ज्यादा पैदा होगी, और हीट ज्यादा पैदा होगी तो क्या होगा? जो यहां पे शॉर्टिंग हुई है वो हर जगह हीट ज्यादा पैदा होगी, तो सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा, ये सारा कुछ शॉर्ट हो जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपके लिए। उससे बचने के लिए एक फ्यूज यहां लगा देते हैं। ठीक है, ये शॉर्टिंग यहीं पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी एसी में यहां पर जो रेफ्रिजरेटर है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मान लीजिए कभी कभी ये दोनों वायर आपस में शॉर्ट हो गए, तो क्या होगा? अब करंट इस डिवाइस में तो जाने से रहा, अब सीधा करंट कम प्रतिरोध तो यहीं से मिल गया, ऐसे ही लौट जाएगा, यहीं से लौट जाएगा, डिवाइस में जाएगा नहीं। प्रतिरोध कम हुआ तो धारा इसमें क्या होगा? इस ब्रांच में बढ़ जाएगा, अचानक से धारा बढ़ जाएगा। धारा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? धारा अगर बढ़ जाएगा इस ब्रांच में करंट, तो क्या होगा? इस ब्रांच में करंट यानी धारा अगर बढ़ जाएगा तो ये वायर जितना यहां पे शॉर्ट हुआ, हीट अचानक से बढ़ जाएगी। धारा बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगी? हीट बढ़ जाएगा, तो ये वायर आपस में क्या हो जाएंगे? जहां अभी यहां पे शॉर्टिंग हुई है, ये हर जगह शॉर्ट होने लगेगा हीट ज्यादा पैदा होने से। और आप बताइए, यहां का प्रतिरोध अगर कम हो जाए, आपको नियम पढ़ाया गया होगा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम में अगर यहां का प्रतिरोध कम हो गया अचानक से, तो नेट प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध, पंखा, बल्ब, गीजर, ये सब का कुल प्रतिरोध, नेट प्रतिरोध वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है समांतर क्रम में नेट प्रतिरोध जो सबसे कम है, सबसे कम तो इसी का हो जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। अचानक से यहां भी करंट बढ़ जाएगा, यहां करंट बढ़ेगा तो सारे वायर में हीट ज्यादा पैदा होगी और सारे शॉर्ट होने लगेंगे, सारे ही आपस में पिघल के मेल्ट हो जाएंगे और पूरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। उससे बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यहां भी फ्यूज लगा देते हैं, यहां भी फ्यूज लगा सकते हैं आप। ठीक है, कभी कभी फ्यूज लगाने का पहला फायदा क्या है? पहला फायदा है, अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट माने ये जैसे ऐसे शॉर्ट सर्किट,
फ्यूज का उपयोग कहाँ होता है, कब क्यों किया जाता है, कभी एग्जाम में आ जाए तो आप लिखिएगा। फ्यूज का उपयोग शॉर्ट सर्किट हो जाने पर, शॉर्ट सर्किट माने लघु पथन, क्या हो जाने पर, लघु पथन हो जाने पर करंट अचानक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट अचानक से बढ़ने को याद रखिएगा अतिभारण कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। और आप जानते हैं करंट अचानक से बढ़ जाएगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, ओवरलोडिंग हुआ तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए फ्यूज का प्रयोग किया। फ्यूज पहले ही गल जाएगा, फ्यूज क्या हो जाएगा, पहले ही गल जाएगा, और फ्यूज पहले ही गल जाएगा तो आगे जो है आपका फर्दर नुकसान नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब फ्यूज का उपयोग कभी कभी क्या होता है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ बाई चांस, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। कभी कभी अचानक से दुर्घटना बस वोल्टेज 220 के जगह 440 वोल्ट आ गया, मान लीजिए करंट वोल्टेज विभवांतर, तब उस दशा में क्या होगा, विभवांतर ज्यादा होगा। आप जानते हैं विभवांतर यहां भी बढ़ जाएगा, यहां भी बढ़ जाएगा, समांतर क्रम में हर जगह विभवांतर बढ़ जाएगा। विभवांतर अगर बहुत ज्यादा हो गया बल्ब के क्रॉस, क्या होगा आप जानते हैं, विभवांतर अगर बढ़ जाएगा तो चूंकि विभवांतर बढ़ गया और V बराबर IR होता है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स है, विभवांतर बढ़ गया तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो संयोजक तार में हीट बढ़ जाएगा। अब फिर यहां पर आप लिखेंगे दुर्घटनावश अगर वोल्टेज विभवांतर क्या हो जाए, सडन बढ़ जाए, वोल्टेज अचानक से क्या हो जाए, बढ़ जाए, अचानक से बढ़ जाए, वोल्टेज अचानक से दुर्घटनावश क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो फिर से क्या होगा, ओवरलोडिंग, अतिभारण हो जाएगा, अतिभारण होगा, उसी को अतिभारण कहा जाता है। तो केवल शॉर्ट सर्किट से ही नहीं ओवरलोडिंग होती है, वोल्टेज अचानक बढ़ जाने से भी ओवरलोडिंग होती है और हीट बढ़ जाएगी, और हीट ज्यादा होने से इसके वायर आपस में मेल्ट कर सकते हैं, वो जो इनका आवरण है वो गल जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। उससे पहले ही ये फ्यूज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज गल जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से आप मेरी बात को समझ पाए होंगे कि फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। फ्यूज का उपयोग दो मुख्य कारणों से किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब विद्युत रोधी आवरण टूट जाए, विद्युत रोधन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, विद्युत रोधन क्या हो जाए, जब समाप्त हो जाए। अगर विद्युत रोधन समाप्त हो गया है तो ये दोनों टच हो जाएंगे और करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाएगा, आगे जाएगा नहीं करंट। या यहीं पे ये दोनों अगर आपस में संपर्क में आ जाए, विद्युत रोधन खत्म, तो प्रतिरोध तो मिलेगा नहीं, अब सीधे यहीं से करंट लौटेगा। प्रतिरोध कम, करंट ज्यादा, करंट ज्यादा होने को ओवरलोडिंग कहते हैं। हीट बढ़ जाएगा, हीट बढ़ेगा तो सारे वायर ये आपस में जो अभी खराब नहीं है वो भी सब जलने लगेंगे, हीट अचानक से ये सारे ही खराब हो जाएंगे, सारे। तो पहला, विद्युत रोधन अचानक से समाप्त होने से लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट, उससे आपके क्षति बहुत ज्यादा हो सकती है उपकरण की, उससे बचने के लिए फ्यूज होता है इस्तेमाल। दूसरा, कभी कभी वोल्टेज अचानक से बढ़ जाए तब भी करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो ओवरलोडिंग होगी, उससे हीट फिर ज्यादा पैदा होगा, फिर बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। तो फ्यूज का इस्तेमाल दो चीजों में किया जाता है, एक शॉर्ट सर्किट या अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए, दोनों ही केस में ओवरलोडिंग होगी, ओवरलोडिंग से हमारे डिवाइस को बचाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्षति हो सकती है। अर्थिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अच्छा, फ्यूज तार किस में लगाया जाता है, लाइव वायर में हमेशा लगाया जाता है, और डिवाइस के किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज तार डिवाइस के श्रेणी क्रम में, लाइव वायर में लगाया जाता है। दो फायदे हैं, डिवाइस को अतिभारण से होने वाले नुकसान से, अतिभारण से होने वाले क्षति से बचाता है। डिवाइस को, उपकरण को अतिभारण से होने वाले क्षति से क्या करता है, होने वाले उपकरण को अतिभारण से होने वाले क्षति से बचाता है। नोट कर लीजिएगा इसे, अतिभारण से होने वाले क्षति से बचाता है उपकरण को। अर्थिंग मनुष्य को धातु आवरण वाले उपकरण में हाई वोल्टेज की अगर संपर्क हो गया तो उससे मनुष्य को बचाता है,
ठीक है। अब आइए, घर का सारा वायरिंग हम किस क्रम में करते हैं? समांतर क्रम में। क्यों करते हैं ये भी जान लीजिए। सारे के स्विच अलग अलग होंगे। अगर श्रेणी क्रम में लगा दोगे सारे डिवाइस, अगर श्रेणी क्रम में लगा दोगे बल्ब भी, फैन भी और रेफ्रिजरेटर भी, सारे श्रेणी क्रम में लगा दोगे तो क्या होगा? सारे अगर श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में लगा दोगे क्या होगा? सब में करंट एक साथ जाएगा, सेम होगा। और अगर यहां स्विच बंद करोगे तो सारे ही बंद हो जाएंगे। ठीक है। अगर एक जगह अगर आप स्विच क्लोज कर दीजिए, ये श्रेणी क्रम में हो गए, ये आपका बल्ब हो गया, ये फैन हो गया, ये रेफ्रिजरेटर हो गया। अगर यहां आपने स्विच हटाया, एक का स्विच बंद किया, एक का स्विच बंद किया, ये स्विच मतलब बंद नहीं, स्विच ओपन किया, तो कहीं भी करंट नहीं बहेगा। सबका स्विच समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। समांतर क्रम में सबका स्विच मन चाहा आप डिवाइस ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा, आप डिवाइस को अच्छे से अगर चलाना है, आप जानते हो हीटर जब तक गर्म नहीं होगा अच्छे से, तब तक वो अच्छे से हीट नहीं पैदा करेगा। हीटर लाइट के लिए नहीं बना है, हीटर जो है हीट के लिए बना है, गीजर हीट के लिए बना है। तो हीट ज्यादा पैदा करने के लिए उसमें करंट ज्यादा चाहिए। करंट ज्यादा चाहिए, उसका प्रतिरोध कम होता है। अलग अलग डिवाइस का प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग। अगर सबको श्रेणी क्रम में लगा दोगे, सब में सेम करंट जाएगा, सेम करंट जाएगा सब में, तो जिसका प्रतिरोध कम होगा वो कम हीट देगा। जबकि आप यहां देखिए, अगर समांतर क्रम में लगाओगे तो हीटर में भाई प्रतिरोध कम होता है। हीटर में प्रतिरोध क्या होता है? कम। हीटर का प्रतिरोध कम है तो वोल्टेज समान है, तो करंट ज्यादा हो जाएगा। और करंट ज्यादा हो जाएगा इसमें, तो संयोजक तार की तुलना में जो बगल में कॉपर का वायर है, उसकी तुलना में इसमें ज्यादा आपका हीट पैदा होगा और अच्छे से काम करेगा। तो समांतर क्रम का पहला फायदा क्या है? सबका स्विच आप अलग अलग लगा सकते हैं। समांतर क्रम में सभी डिवाइस को समान वोल्टेज मिलता है, जिससे वो प्रॉपर वर्क करते हैं। अलग अलग प्रतिरोध वाले अलग अलग करंट लेकर अच्छे से काम करते हैं। और क्या फायदा है समांतर क्रम में? दोष क्या है? समांतर क्रम में नुकसान क्या है? ये तो फायदा हो गया एक, और ये दो। समांतर क्रम वाला सर्किट जो होता है वो थोड़ा सा जटिल होता है, खर्चा ज्यादा होता है इसको बनाने में, क्योंकि सारे डिवाइस को अलग अलग सप्लाई देनी है, अलग अलग वायर ज्यादा बिछेंगे, कॉम्प्लेक्स होगा। ये इसका दोष है। दोष क्या है? दोष क्या है ये इसका? लिमिटेशन क्या है इसमें? दोष क्या है? नंबर एक, खर्च ज्यादा आता है। परिपथ क्या होता है? जटिल। खर्च ज्यादा, परिपथ क्या होता है? जटिल होता है। परिपथ आपका क्या होता है? जटिल होता है। फायदा क्या है? सारे डिवाइस के स्विच अलग अलग होते हैं, सभी डिवाइस अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, ये सब फायदा है। अच्छा हाँ, इसमें ये भी है फायदा, जहां खराबी है वहां तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। कौन सा डिवाइस, श्रेणी में ये नहीं पता कर पाओगे कौन सा खराब हुआ है। समांतर क्रम में खराब उपकरण आसानी से पता किए जा सकते हैं। खराब उपकरण आप आसानी से पता कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं कहां पे खराबी है। श्रेणी और समांतर क्रम में आपको पता चल गया होगा अपने घर में किस क्रम में लगाना चाहिए, समांतर क्रम में। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का है वो भी आपको बताना चाहूंगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले मैं इसे रब कर दूं, मिटा देता हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है और उसमें इलेक्ट्रॉन लंबवत गति कर रहा है इसके 90 डिग्री पर। तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा पूछिए। इलेक्ट्रॉन पर बल इधर लगेगा या उधर चला जाएगा या अंदर की ओर, ये ऐसे अंदर की ओर चला जाएगा या बोर्ड से बाहर की ओर आ जाएगा, बाहर की ओर बल लगेगा, बताना है आपको। तो बड़ा सिंपल है, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। पहले ये बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत यानी इधर होगी। अब बताइए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो लग जाएगा। अब आप बताइए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। यदि हम बाएं हाथ के अंगूठा तथा अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार रखें कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत, तब यदि पहला अंगूठा किसकी दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की, दूसरा अंगुली, पहला अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दूसरा अंगुली धारा की दिशा में, तब अंगूठा किस दिशा को बताएगा,
तार पर लगने वाले बल, तार में धारा इधर है, तार पर बल किधर लगेगा, अंदर। अच्छा, तार पर बल अंदर लगेगा, तार में ही इलेक्ट्रॉन चल रहा है नीचे की ओर, तो इलेक्ट्रॉन पर भी बल किधर लगेगा, नीचे की ओर। यानी कौन सा, ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए आप इसे प्लीज अच्छे से तैयार कर लें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। ये चैप्टर द एंड हो गया। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।